नमस्ते। आज हम भारतीय संसद के कामकाज के कुछ अहम नियमों और प्रक्रियाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्ते। ये विषय ऐसा है जो हम रोज सुनते तो हैं, पर शायद उसकी बारीकियां उतनी साफ नहीं होती। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इन नियमों जैसे सदस्यों की योग्यता, अयोग्यता, कानून कैसे बनते हैं, इन सब पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रक्रियाएं सिर्फ किताबी बातें हैं या वाकई हमारे लोकतंत्र को आकार देती हैं। तो जब संसद का सत्र चलता है या कोई नया कानून बनता है, इसके पीछे का पूरा सिस्टम क्या है? वोटिंग कैसे होती है, सदस्य कब अयोग्य हो सकते हैं, बिल कानून कैसे बनते हैं? चलिए इन्हीं सब पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। ये नियम असल में लोकतंत्र की मशीनरी को चलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं मतदान से। ये काफी दिलचस्प है कि सदन के अध्यक्ष मतलब स्पीकर या सभापति पहली बार में वोट नहीं करते। हाँ, उनका वोट तभी आता है जब टाई हो जाए, मतलब वोट बराबर बराबर पड़े। इसे निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कहते हैं, है ना? अनुच्छेद 100 में इसका जिक्र है। जी बिल्कुल। ये निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है ताकि अध्यक्ष किसी एक पक्ष का ना लगे। अच्छा, और क्या सदन में बस कुछ ही लोग बैठकर फैसले ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सदन की कार्यवाही के लिए कम से कम 10% सदस्यों का होना जरूरी है। इसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। और अगर कोरम पूरा न हो तो बैठक स्थगित कर दी जाती है। ये अनुच्छेद 100, 3 और 4 में साफ लिखा है। ये सुनिश्चित करता है कि जरूरी फैसले पर्याप्त सदस्यों की मौजूदगी में ही हो। ठीक है। अब आते हैं सदस्यता पर। मतलब कोई सदस्य अपनी सीट कैसे खो सकता है? इसके कई तरीके हैं। अनुच्छेद 101 और 102 में पहली बात, कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ नहीं? जी, और ना ही संसद और किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य एक साथ रह सकता है। अच्छा, और इस्तीफा तो दे ही सकते हैं? हाँ, वो तो है ही। इसके अलावा अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता के भी कई आधार हैं। जैसे अगर कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता हो। मतलब कोई ऐसी सरकारी नौकरी या पद जिससे कमाई हो? हाँ, जिससे वेतन या अन्य फायदे मिलते हो, और जो सांसद के तौर पर उसके स्वतंत्र काम में बाधा डाल सकता हो। और क्या आधार है? अगर अदालत किसी सदस्य को विकृत चित्त मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे या फिर वो दिवालिया हो जाए। नागरिकता का भी कुछ है? बिल्कुल, अगर वो भारत का नागरिक न रहे या अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ले तो भी सदस्यता चली जाती है? जी, और संसद भी कानून बनाकर अयोग्यता के और आधार तय कर सकती है, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। हाँ, उसमें शायद यह है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर भी अयोग्यता हो जाती है। बिल्कुल सही। तो ये सब मिलकर सदस्य की निष्ठा, स्वस्थता और एक तरह से वित्तीय ईमानदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। का मकसद था राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, जो आयाराम गयाराम की राजनीति से हो रही थी। तो दल बदल के तहत अयोग्यता कब होती है? इसके 4 मुख्य आधार हैं। पहला, अगर कोई सदस्य खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वो जीता था। ठीक। दूसरा, अगर वो पार्टी के विप मतलब पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर सदन में वोट करे या वोटिंग से गैर हाजिर रहे। हालांकि विप शब्द संविधान में नहीं है। अच्छा। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। ओके। और चौथा, अगर कोई मनोनीत सदस्य जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करते हैं, मनोनयन के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है शायद, विलय वाला। हाँ बिल्कुल, अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाता। इसे विलय कहते हैं। ये 91 संशोधन से हुआ। और दल बदल के मामलों में ये फैसला कौन करता है कि सदस्य अयोग्य है या नहीं? दल बदल के केस में फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति करते हैं, और उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। लेकिन बाकी अयोग्यता के मामले जैसे लाभ का पद या नागरिकता वाले, उन मामलों में अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राष्ट्रपति ये फैसला चुनाव आयोग की राय लेने के बाद ही करते हैं। ये अनुच्छेद 103 में है। अच्छा, और अगर कोई अयोग्य हो गया फिर भी सदन में बैठता है या वोट करता है तो अनुच्छेद 104 के तहत उस पर रोज 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक और नियम था वो 60 दिन वाला। हाँ, वो भी अनुच्छेद 101(4) में है। अगर कोई सदस्य बिना इजाजत के लगातार 60 दिन तक
सदन की सभी बैठकों से गायब रहता है तो सदन उसकी सीट खाली घोषित कर सकता है। इसमें वो समय नहीं गिना जाता जब सदन स्थगित या सत्रावसान पर था। ठीक है, तो ये तो हुई सदस्यता की शर्तें। अब बात करते हैं सदस्यों को मिलने वाले कुछ खास अधिकारों की। संसदीय विशेषाधिकार। जी, अनुच्छेद 105 ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा विशेषाधिकार है संसद में बोलने की आज़ादी। मतलब ये कि किसी सदस्य ने संसद या उसकी किसी समिति में कुछ कहा हो या कोई वोट दिया हो तो उसके लिए उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। हाँ, ये इसलिए है ताकि सदस्य बिना किसी डर या दबाव के जनता की बात रख सकें, सरकार की आलोचना कर सकें। ये छूट अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों को भी मिलती है जो संसद में बोल सकते हैं ना? जी हाँ, जो भी संसद में बोलने के हकदार हैं उन्हें ये छूट मिलती है। एक और विशेषाधिकार है गिरफ्तारी से छूट वाला। हाँ, वो भी है। किसी सदस्य को संसद सत्र चलने के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले यानी सिविल केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी मामले में मतलब पैसों के लेन देन या प्रॉपर्टी जैसे मामलों में। जी। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये छूट आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल केसेस या प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलती है। अच्छा, मतलब क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, और अगर होती है तो संबंधित अधिकारी को तुरंत सदन के अध्यक्ष को सूचित करना होता है। और सदस्यों के वेतन भत्ते? वो अनुच्छेद 106 के तहत संसद समय समय पर कानून बनाकर तय करती है। ठीक है, अब आते हैं संसद के सबसे मुख्य काम पर, कानून बनाने की प्रक्रिया। एक आइडिया कानून कैसे बनता है? इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 107 से। कोई भी बिल मतलब विधेयक अगर वो धन विधेयक नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर। उस पर बाद में आते हैं। जी, अब एक सवाल आता है कि बिल कब लैप्स यानी खत्म हो जाता है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, जैसे अगर सदन स्थगित हो गया या सत्र खत्म हो गया तो? नहीं, सदन के स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट या सत्रावसान से बिल लैप्स नहीं होता। बिल लैप्स होने का मुख्य कारण है लोकसभा का भंग होना। अच्छा, इसमें भी कुछ पेंच है। जैसे अगर कोई बिल राज्यसभा में शुरू हुआ और वहीं पेंडिंग है, लोकसभा तक गया ही नहीं, तो लोकसभा भंग होने पर भी वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल लोकसभा में ही पेंडिंग है, चाहे वहीं शुरू हुआ हो या राज्यसभा से आया हो, तो लोकसभा भंग होते ही वो लैप्स हो जाएगा। और अगर बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पेंडिंग है? वो भी लोकसभा भंग होने पर लैप्स हो जाता है। ये अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अधीन है, जिसका मतलब है कि अगर उस पर संयुक्त बैठक का नोटिस आ चुका हो तो शायद स्थिति अलग हो। ठीक है। मोटे तौर पर कितने तरह के बिल होते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जिसे कोई मंत्री पेश नहीं करता, बल्कि कोई भी सामान्य सांसद पेश कर सकता है। इसके लिए 1 महीने का नोटिस देना होता है। अच्छा, अब मान लीजिए एक साधारण बिल पर दोनों सदनों में असहमति हो गई। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने नहीं किया, या उसमें कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जो लोकसभा को मंजूर नहीं, या फिर राज्यसभा ने उसे 6 महीने तक रोके रखा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? डेडलॉक हो गया। ऐसे डेडलॉक को तोड़ने के लिए संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगर उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति आ गई है तो वो दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुला सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर। अगर वो मौजूद नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर। और अगर वो भी नहीं है तो फिर राज्यसभा के उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता नहीं करते। जी, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं माने जाते। और इस संयुक्त बैठक में फैसला कैसे होता है? इसमें बिल को पास करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है, मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा। क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी है तो आमतौर पर लोकसभा का पल्ला भारी रहता है। ये संयुक्त बैठक का आइडिया हमने कहाँ से लिया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब तक कितनी बार हुई है संयुक्त बैठक? अब तक सिर्फ 3 बार। पहली 1960 में दहेज निषेध विधेयक पर, दूसरी 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर और तीसरी 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक पोटा पर। मतलब ये काफी रेयर है। जी, ये एक असाधारण प्रक्रिया है। लेकिन क्या ये संयुक्त बैठक हर तरह के बिल के लिए हो सकती है? नहीं, 2 तरह के बिलों पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। एक तो धन विधेयक
और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। अच्छा, तो अब आते हैं धन विधेयक पर। अनुच्छेद 109 और 110, इसकी क्या खास बात है? सबसे खास बात यह है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। सिर्फ लोकसभा में? क्यों? इसके पीछे वही सिद्धांत है कि जनता के पैसों पर नियंत्रण सीधे चुने हुए सदन यानी लोकसभा का ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा इसे ना तो खारिज कर सकती है और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। वो सिर्फ अपनी सिफारिशें दे सकती है। सिर्फ सिफारिशें? हाँ, और उनके लिए समय सीमा भी है। हाँ। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर बिल को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है। और अगर 14 दिन में नहीं लौटाया तो ये मान लिया जाता है कि बिल दोनों सदनों से उसी रूप में पास हो गया है जिस रूप में लोकसभा ने उसे भेजा था। और अगर राज्यसभा कुछ सिफारिशें देती है तो ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो उन सिफारिशों को माने या ना माने। वो चाहे तो मान सकती हैं, चाहे तो नहीं। किसी भी हालत में बिल पास माना जाएगा। इसका मतलब धन विधेयक पर कोई डेडलॉक हो ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन ये तय कौन करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? इसमें तो विवाद हो सकता है। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर का होता है। अनुच्छेद 110(3) के तहत उनका फैसला फाइनल होता है। और धन विधेयक में आता क्या क्या है मोटे तौर पर? अनुच्छेद 110(a) बताता है जैसे कोई टैक्स लगाना, हटाना, कम ज्यादा करना, रेगुलेट करना, सरकार द्वारा उधार लेना, भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड या आकस्मिकता निधि या कंटिंजेंसी फंड की कस्टडी से जुड़े मामले, संचित निधि से पैसे का विनियोग अप्रोप्रिएशन, संचित निधि पर भारित कोई व्यय घोषित करना वगैरह। लेकिन सिर्फ जुर्माना लगाना या किसी सेवा के लिए फीस लेना धन विधेयक नहीं माना जाता? जी नहीं। या अगर कोई स्थानीय निकाय अपने स्थानीय उद्देश्यों के लिए कोई टैक्स लगाता है तो वो भी धन विधेयक नहीं होता। ठीक है। और वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, वो धन विधेयक से कैसे अलग हैं? वित्त विधेयक भी पैसों से जुड़े होते हैं, लेकिन वो धन विधेयक की सख्त परिभाषा में पूरी तरह फिट नहीं होते। उन पर राज्यसभा को संशोधन या स्वीकार करने का अधिकार होता है। हालांकि कुछ वित्त विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है, अनुच्छेद 117। चलिए, अब मान लेते हैं कि कोई बिल, साधारण या वित्त, दोनों सदनों से पास हो गया, या धन विधेयक लोकसभा से पास होकर 14 दिन की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अब अगला कदम? अब वो बिल जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए। यह अनुच्छेद 111 में है। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं? उनके पास मुख्य रूप से 3 या कह सकते हैं 4 विकल्प होते हैं। पहला, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें। तो वो कानून बन गया? जी। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक लें। इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ऐसा होने पर बिल वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा, वो बिल को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। अच्छा, मतलब संसद से कहें कि इस पर दोबारा सोचिए। जी, लेकिन अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे उसमें बदलाव करे या ना करे, और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। वो दूसरी बार उसे रोक नहीं सकते। और चौथा विकल्प क्या था? पॉकेट वीटो। हाँ, ये एक दिलचस्प स्थिति है। संविधान राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं बताता कि उन्हें कितने दिनों में बिल पर फैसला लेना है, धन विधेयक को छोड़कर। तो वो चाहे तो बिल पर कुछ करे नहीं? हाँ, वो बिल पर कोई भी कार्रवाई किए बिना उसे अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं। इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा गहरी है। हाँ, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिन में बिल लौटाना होता है। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? नहीं, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश होता है, इसलिए आमतौर पर वो उस पर सहमति दे देते हैं। उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। और संविधान संशोधन बिल, उस पर भी राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होती है। 24वें संशोधन के बाद से ये अनिवार्य है, उस पर कोई वीटो नहीं है। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक साफ हो गई। अब आते हैं देश के हिसाब किताब पर, बजट पर। हाँ, यहाँ भी एक मजेदार बात है।
संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या लिखा है? अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ओके। राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। इसमें उस साल के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, रिसीट्स और व्यय एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा होता है। खर्चों को दो तरह से दिखाया जाता है ना? जी, पहला होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ खास पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सीएजी आदि के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल होते हैं। इन पर वोटिंग नहीं होती? नहीं, इन पर संसद में बहस हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं होती। ये खर्चे गैर मतदेय, नॉन वोटेबल होते हैं। और दूसरे तरह के खर्चे? वो होते हैं भारत की संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय, मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। ये असल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगे, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। इन पर वोटिंग होती है? हाँ, इन मांगों पर वोटिंग होती है और ये वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है। राज्यसभा इन पर केवल चर्चा कर सकती है, वोट नहीं दे सकती। फिर से वही बात, पैसे के मामले में लोकसभा का अधिकार ज्यादा। जी, और कोई भी अनुदान मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं की जा सकती। जब लोकसभा इन मांगों को वोट करके पास कर देती है, जी, उसके बाद सरकार पैसा कैसे निकालती है? उसके बाद सरकार एक विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल पेश करती है। इस बिल में वो सारी रकम शामिल होती है जो लोकसभा ने विभिन्न मांगों के तहत और भारित व्यय के लिए स्वीकृत की है। और इस बिल का पास होना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। अनुच्छेद 114 के तहत इस बिल के पास होने के बाद ही सरकार को कानूनी तौर पर भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार मिलता है। इसके बिना 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। इस बिल पर वोटिंग नहीं होती क्योंकि मांगे तो पहले ही वोट हो चुकी होती हैं। लेकिन जब मांगों पर वोटिंग हो रही होती है, तब सांसद क्या कुछ कर सकते हैं? कटौती प्रस्ताव जैसी कोई चीज? हाँ, बिल्कुल। सदस्य अनुदान मांगों पर वोटिंग के दौरान कटौती प्रस्ताव, कट मोशन ला सकते हैं। ये सरकार की किसी नीति से असहमति जताने या खर्च में कमी का सुझाव देने का तरीका होता है। और अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जाए तो इसे सरकार की हार माना जाता है। ये सरकार में सदन के अविश्वास का प्रतीक होता है और ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। अच्छा, बजट के अलावा भी कुछ और वित्तीय प्रक्रियाएं हैं, जैसे वोट ऑन अकाउंट? अनुच्छेद 116 में कुछ और अनुदानों का जिक्र है। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, बजट पास होने की प्रक्रिया जो काफी लंबी चलती है, उस दौरान सरकार को कुछ जरूरी खर्चों के लिए एडवांस पैसा निकालने की इजाजत देता है। ये आमतौर पर 2 महीने के लिए होता है। और वोट ऑफ क्रेडिट? प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट किसी बहुत बड़ी अप्रत्याशित जरूरत, जैसे अचानक युद्ध छिड़ जाए, उसके लिए होता है। ये लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया एक तरह का ब्लैंक चेक होता है। ये सब पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ है? सरकार के पास कितने फंड्स होते हैं? मुख्य रूप से 3 निधियां या फंड्स हैं। पहला, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 266। इसमें क्या आता है? इसमें सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व, जैसे टैक्स और सरकार द्वारा लिए गए सारे उधार जमा होते हैं। सरकार के लगभग सभी खर्चे इसी निधि से होते हैं और इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी विनियोग अधिनियम के जरिए जरूरी है। दूसरा है भारत का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी अनुच्छेद 266 में है। इसमें वो पैसा आता है जो सरकार का नहीं होता, बल्कि सरकार उसे एक बैंकर की तरह रखती है, जैसे प्रोविडेंट फंड जमा, छोटी बचत योजनाओं का पैसा, न्यायिक जमा आदि। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए? नहीं, इससे भुगतान के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। ये कार्यपालिका के अधीन होता है। और तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 267। ये एक तरह का इमरजेंसी फंड है। ये किसके नियंत्रण में होता है? ये राष्ट्रपति के अधीन होता है। हालांकि इसे वित्त सचिव द्वारा राष्ट्रपति की ओर से संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है किसी भी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करना जिसके लिए संसद की मंजूरी का इंतजार नहीं किया जा सकता। बाद में संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है? हाँ, बाद में संसद से उतनी राशि स्वीकृत कराकर वापस इस निधि में डाल दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पैसों का हिसाब किताब। अब संसद के अंदर का कामकाज कैसे चलता है, उसके भी कुछ नियम होंगे? बिल्कुल है। अनुच्छेद 118 कहता है कि संसद का हर सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है।
संसद में भाषा कौन सी इस्तेमाल होती है? अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात नहीं रख सकता, उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब संसद के अंदर की प्रक्रिया पर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता। जी। और अनुच्छेद 121 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा करने पर रोक लगाता है। हाँ, सिवाय महाभियोग प्रस्ताव के। बिल्कुल। अच्छा, अब एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, न लोकसभा का न राज्यसभा का, और अचानक देश में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि तुरंत कानून बनाना जरूरी है, तब क्या होगा? इसके लिए संविधान ने राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति दी है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये कब इस्तेमाल की जा सकती है? जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या कोई एक सदन भी सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जी। और इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम यानी कानून का होता है। लेकिन ये स्थायी नहीं होता है ना? नहीं, ये अस्थायी होता है। जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, इस अध्यादेश को दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। और अगर संसद इसे पास नहीं करती तो? अगर संसद के दोबारा सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर दोनों सदन से अनुमोदित नहीं करते हैं, तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति चाहें तो इसे किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। तो इसकी अधिकतम अवधि क्या हुई? 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप 6 महीने का हो सकता है। बिल्कुल। और फिर सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्ते और? बिल्कुल, यानी करीब 7.5 महीने इसकी अधिकतम जिंदगी हो सकती है अगर संसद उसे नामंजूर न करे। राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? केवल उन्हीं विषयों पर जिन पर संसद कानून बना सकती है, और ये शक्ति भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा मामले में अध्यादेश शक्ति के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और कहा था कि ये संसद की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनना चाहिए। तो आज हमने संसद के कामकाज के कई अहम पहलुओं को समझा। मतदान, कोरम, सदस्यों की अयोग्यता, उनके विशेषाधिकार, फिर बिल से कानून बनने का सफर, संयुक्त बैठक, धन विधेयक की खास प्रक्रिया। हाँ, फिर राष्ट्रपति की सहमति और वीटो शक्तियां, बजट या कहें वार्षिक वित्तीय विवरण की पूरी प्रक्रिया, अनुदान मांगे, विनियोग विधेयक और आखिर में ये अध्यादेश की शक्ति। वाकई ये एक बहुत ही विस्तृत और सोची समझी व्यवस्था है। जी, ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने स्तरों पर नियम और संतुलन बनाने की कोशिश की है। मकसद यही लगता है कि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, पारदर्शिता रहे और हर काम संविधान के दायरे में हो। बिल्कुल। और ये चर्चा एक सवाल भी छोड़ जाती है। ये नियम और प्रक्रियाएं तो लिखी हुई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में, राजनीतिक माहौल में इनका असली इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ, मतलब नियमों की व्याख्या और उनका अनुप्रयोग। जी, वो किस तरह संसद के वास्तविक कामकाज को प्रभावित करता है, ये भी सोचने वाली बात है। ये शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार हो सकता है। जरूर। आज इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सैम।